गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। हमने कल पढ़ा था कि डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड क्या होती है, डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होती है। आज हम उनके मेजर्स करेंगे कि उनको हमारी इकोनॉमी में सही करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो पॉलिसीज होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती है हमारी, जो गवर्नमेंट हमारी फिस्कल पॉलिसी लागू करती है, और मॉनिटरी पॉलिसी कौन करता है, हमारी आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी देखो, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी करती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और ये होता है मॉनिटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, यानी हमारी आरबीआई जो मेजर्स उठाती है उसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, अब देखो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, टैक्स होता है, पब्लिक बोरिंग होती है और बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। और जो हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी की होती है उसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ के देखो। फिस्कल पॉलिसी में पहला होता है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मानो अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से महंगाई लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा करके तो जो सप्लाईज होते हैं वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमारी इकोनॉमी में ये सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, जिससे कि क्या होगा, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी तो इकोनॉमी में पैसा कम होगा, इकोनॉमी में पैसा कम होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो डिफ्लेशन में, अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में पैसा कम है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना खर्चा इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और फिर जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास पॉइंट आता है रेवेन्यू पॉलिसी या फिर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो हमारी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक है, मैंने भी बताया था। ठीक है, तो देखो अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के ऊपर जो हम लोगों से वो टैक्स लेती है वो टैक्स रेट ज़्यादा कर देगी, जिससे क्या होगा, टैक्स ज़्यादा कर देगी तो हमारे पास पैसा, हमारे पास खर्च करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए हमारे पास पैसा कम बचेगा, तो हमारे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल बी कंट्रोल। ऐसे अगर डिफ्लेशन होगा तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, जब पैसा कम है इकोनॉमी में तो सब्सिडीज इंक्रीज कर देगी, यानी गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी लोगों को, और लोगों पे पैसा नहीं है, डिफ्लेशन है तो यानी वो इसे इंक्रीज कर देगी, जिससे कि लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी उसकी वजह से, जिससे हमारी डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास थर्ड होता है इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी बोरिंग्स, जो इसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है यानी पैसा बहुत ज़्यादा है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से जो बोरिंग करके है उसे लेना कम कर देगी, जिससे हमारी इकोनॉमी में पैसा कम होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेके वो कम कर देगी, और न्यू करेंसी जो प्रिंट करके वो भी वो कम कर देगी। ठीक है, और देखो जिसके क्या कहते हैं, वो जनरल पब्लिक से क्या कहते हैं, जो लोन लेके उसे इंक्रीज कर देगी, जिससे वजह से जनरल पब्लिक से पैसा उसके पास खींचे। और डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन में क्या करेगी, वो बोरिंग्स ज़्यादा कर देगी, आरबीआई से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा कर देगी, और जनरल पब्लिक से बोरिंग्स कम कर देगी, जिसके पास जनरल पब्लिक के पास पैसा आए, इकोनॉमी में पैसा आए उस वजह से। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे फिस्कल पॉलिसीज, आपको समझ आ गया होगा। देखो एक बार फिर से रिपीट करके क्या क्या थे शॉर्ट में। एक तो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन होता है तो वो अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है, डिफ्लेशन के टाइम पे उसे इंक्रीज कर देती है। फिर होता है हमारे पास पब्लिक रेवेन्यू पॉलिसी में होता है जो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देगी और सब्सिडीज इंक्रीज कर देगी डिफ्लेशन के टाइम पे। फिर होता है बोरिंग्स में वो जो पब्लिक होता है उनसे लोन बोरिंग ज़्यादा कर देगी और बाकी सब चीज़ें कम कर देती है, और डिफ्लेशन के टाइम पे बोरिंग्स कम कर देती है पब्लिक से, और बाकी सबसे ज़्यादा कर देती है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ भी आ जाते हैं नॉर्मली कि अगर कम है पैसा तो हमें पैसा कम खर्च
गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और पैसा ज़्यादा तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। ये सब नॉर्मली चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है? आरबीआई, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास दो होती है, क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, इट इज़ फोकस्ड ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी में जितनी टोटल मनी है उस पर फोकस किया जाता है क्वांटिटेटिव मेजर इंस्ट्रूमेंट से। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास एक सेक्टर, यानी देखो इंस्ट्रूमेंट्स विच फोकस ऑन सेलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। ये आगे समझेंगे हम। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आरबीआई के पास कुछ 6 ऑपरेशंस होते हैं जिससे वो अपनी सही कर सकती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन। पहला होता है बैंक रेट, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो बैंक रेट क्या होता है, हमारे पास जो आरबीआई होती है ना, जो हमारे पास कमर्शियल बैंक होती है वो आरबीआई से लोन लेती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेती है हमारी कमर्शियल बैंक, तो जब हम लोन लेंगे किसी से, यानी कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से लोन लेगी तो आरबीआई उसका इंटरेस्ट भी तो लेगी कमर्शियल बैंक से, ठीक है। तो उसी इंटरेस्ट रेट को कहते हैं हम बैंक रेट, ठीक है। और वहीं पे हमारे पास रेपो रेट की बात करें, बैंक रेट और रेपो रेट बिल्कुल सेम होता है, बस डिफरेंस इतना होता है, बैंक रेट होता है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है और उस पर जो इंटरेस्ट लेती है उसे कहते हैं बैंक रेट। और रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट आरबीआई लेती है कमर्शियल बैंक से, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। कर लो की डेफिनेशन देखो, बैंक रेट की होती है रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे गलती से सोसाइटी लग गया, सही कर लेंगे इसको, सिक्योरिटी है, ठीक है। अब देखो अगर बैंक रेट है, बैंक रेट से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे हमारी टैकल हो सके। देखो अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन यानी पैसा कम है तो हमारी आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट कम कर देगी। बैंक रेट कम करेगी तो क्या अगर पैसा कम है हमारे पास क्या कहते हैं इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को कम कर देगी डिफ्लेशन में, जिससे कि क्या होगा, हमारे कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा आरबीआई को। जब वो इंटरेस्ट रेट कम देगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा बचेगा और कमर्शियल बैंक क्या करती है, आगे इकोनॉमी में यानी लोगों को पैसा देती है, ठीक है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा। अगर वही हमारे पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो हमारी आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे कि हमारे पास कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा तो आगे भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में भी कम होगी, ठीक है। ऐसी रेपो रेट का होता है, रेपो रेट में भी हमारा वही होता है कि डिफ्लेशन में कम कर देते हैं, इन्फ्लेशन में ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक टॉपिक आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, देखो इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स दैट दे मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद आरबीआई, यानी कमर्शियल बैंक के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब देखो ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ये कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करती है, उसे तो हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और एक जो हमारे पास हमारी कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक करती है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट, तो जो वो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है अपने रुपयों का, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और जो कैश के फॉर्म में करती है उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट में डिफ्लेशन है यानी पैसा कम है तो हमारी कमर्शियल बैंक क्या करेगी, और ये जो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो रेट होता है कि कितने परसेंट कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना है, ये डिसाइड कौन करता है, आरबीआई ही खुद से डिसाइड करती है। ये देखते हुए कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन है इन्फ्लेशन है। कैसे देखो अगर डिफ्लेशन है पैसा कम है इकोनॉमी में तो आरबीआई क्या करेगी, कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो परसेंटेज है उसको कम कर देगी, जिससे कि क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास अगर 100 रुपये डिपॉजिट है, मान लीजिए एग्जांपल वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन एग्जांपल 100 रुपये डिपॉजिट है, ठीक है, उसका 10% उसे 5% कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी 5% उसे आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है, ये फिक्स किया है, ठीक है। अब देखो यानी 10% टोटल मिला के 10% यानी 100 रुपये का 10% हो गया 10 रुपये, यानी कमर्शियल बैंक को 10 रुपये आरबीआई के पास जमा करने पड़ेंगे, उसमें से 90 रुपये वो अपने पास रखेगी, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है पैसा कम है तो आरबीआई क्या करेगी, वो 10% से 5% कर देगी, दोनों का मिला के 5% की, अब बस 5% की कर रहा है, जिससे कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा बचे और कमर्शियल बैंक आगे मनी की सप्लाई करता है लोगों में, तो उसमें पैसा
इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाए। अगर इन्फ्लेशन होगा तो वही आरबीआई 10 से 15 या 20 कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो आगे इकोनॉमी में भी पैसा कम जाएगा। ठीक है, ये हमारा आता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रेशियो। हमारे पास एक आता है रिवर्स रेपो रेट। हमने पढ़ा था इससे पहले रेपो रेट। रेपो रेट में हमारा क्या था कि आरबीआई, जब हमारे पास कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई एक शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेती है उस पर जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट लगाता है उसे कहते हैं कि रेपो रेट। अब यहाँ पे होता है जो हमारी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट रखती है ना अपना, तो उसके बदले हमारी आरबीआई कमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट देती है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब देखो अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी पैसा ज़्यादा है तो हमारी जो रिवर्स रेपो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। आरबीआई उसको ज़्यादा कर देती है। क्यों करती है? देखो, अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा यानी कि हमारी जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई पे डिपॉजिट रखती है और आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट देती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्योंकि अब अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, उसे इंक्रीज़ कर देगी, जिससे कि इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, इसमें फ़ायदा किसका होगा, कमर्शियल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा रुपये उसके पास आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगी, जिससे कि उसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले वापस में। ठीक है, तो इसलिए हमारी कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा इससे, और कम होने की वजह से आगे मनी सप्लाई इकोनॉमी में भी कम हो जाएगी। और वहीं अगर हमारे पास डिफ्लेशन है, पैसा बहुत कम है इकोनॉमी में, तो क्या करेगी, आरबीआई इसका रेट कम कर देगी, जिससे कि हमारे पास जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा आरबीआई के पास ना डिपॉजिट करके, कम डिपॉजिट करके आगे सप्लाई करे इकोनॉमी में मनी की। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट को क्या है, क्वांटिटेटिव में ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। यानी जो मार्केट होती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, मार्केट से कुछ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर होती है उसे सेल और परचेज करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए। देखो, इन्फ्लेशन है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो हमारी आरबीआई क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी। सेल करके क्या होगा, सेल करेगी तो मार्केट वाले लोग से खरीदेंगे और जिससे कि पैसा आरबीआई के पास आएगा मार्केट से खिंच के। ठीक है, वहीं अगर डिफ्लेशन है, पैसा कम है, तो आरबीआई परचेज करना शुरू करेगी, जिससे कि वो परचेज करेगी तो उसके बदले पैसे देगी, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। कौन कौन से के, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, आरबीआई से 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, तो उसके बदले आरबीआई आपसे कोई चीज़ रखवाती है, तो आरबीआई क्या करेगी, उस 1 लाख रुपए के लोन में आपको बस 80,000 रुपये देती है और 20,000 रुपये वो नहीं देती। ठीक है, इससे और जो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है, यानी 1 लाख और 80,000 जितने आपने मांगे थे, जितने उसने आपको दिए, उसका डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, एक रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द लोन ग्रांटेड, यानी जितनी हमें चाहिए थी और जितनी उन्होंने हमें दी है। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है यानी पैसा बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है आरबीआई उसे इंक्रीज़ कर देगी, यानी कि 1 लाख रुपये आप लेने गए, उसने क्या किया, 30,000 अपने पास रख लिए, 80,000 उसको आपको बस 70,000 दिए। ठीक है, और भाई अगर पैसा इकोनॉमी में कम है तो उसे डिक्रीज़ कर देगी, यानी अगर आप 1 लाख का लोन लेने गए हो तो वो आपको 90,000 देगी और 10,000 भी अपने पास रखेगी। इसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। और जब ऐसे हमारे पास ये अगर इन्फ्लेशन है तो हमारे पास ज़्यादा कर दिया जाता है, और डिफ्लेशन है तो उसे कम कर दिया जाता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब होता है कि हमारी जो आरबीआई होती है वो कुछ अलग से बना के रख देती है कि कुछ ही चीज़ों के लिए हमें लोन देना। देखो, एक रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कुछ 4-5 चीज़ों के लिए फिक्स कर देती है कि अगर एग्रीकल्चरल लोन, एजुकेशनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन, इनके लिए हमें लोन देना है। ठीक है, अगर बिजनेस सेक्टर में पैसा जाएगा तो वो क्या करेगी, बिजनेस सेक्टर में आगे से कम लोन देगी, एग्रीकल्चर में ज़्यादा कर देगी। एजुकेशनल में कम है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है तो यहाँ पे कम देगी, यहाँ पे ज़्यादा कर देगी। तो इससे हम कहते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, की आरबीआई अपने हिसाब से करती है। ठीक है, जहाँ पे पैसा कम है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट का क्या है, मोरल सिचुएशन, यानी कि आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है हमारी, वो हमारे कमर्शियल बैंक को कुछ रूल्स कहती है कि इससे ज़्यादा लोन नहीं देगा, इससे कम नहीं लोन देगा, इसे इतना लोन देगा, इस सेक्टर में इतना लोन देगा, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है कमर्शियल बैंक। ठीक है, और वो कमर्शियल बैंक को मानने पड़ती है, चाहे वो प्रेशर, मतलब वो परसुएशन अपनी मर्जी से माने या फिर
सेंट्रल बैंक जो ज़बरदस्ती मनवाए उन्हें वो मानने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं मोरल सिचुएशन। देखो द बैंक्स आर एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। यानी आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक से कहती है अगर डिफ्लेशन है तो बहुत लोन दो, मतलब लोन दो जाके जिससे कि इकोनॉमी में पैसा जाए, और अगर इन्फ्लेशन है तो लोन कम दो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स बना देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए, जिसे हम कहते हैं मोरल सिचुएशन, ठीक है। अब देखो ये हमारा टॉपिक था लास्ट इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, समझ आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस देख के चले जाते हो, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम अपनी अब इंडियन इकोनॉमी शुरू करेंगे, पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बोरिंग नहीं है, इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। समझ में आया क्या? 101% on the way.